हेलो स्टूडेंट। आज जो है आज का इतिहास से लेके आए हैं पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत जो है से यूट्यूब पर जो है से चल रहा है मेरे चैनल से। पर आज जो है से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका जो है से एग्जाम के लिए जो है से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप देखिए और ध्यान पढ़िए और स्किप मत कीजिएगा और बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए आके देखते हैं इस वीडियो को। यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास का जो है से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है। पहला क्वेश्चन जो है राष्ट्रवाद क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो जो किसी विशेष भौगोलिक विशेष भौगोलिक संस्कृति की आद सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना को प्रकट करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे भारत के प्रति हमारे हमारे देश के वासियों को जो भी है ना भावना हो, एकता हो, देश के प्रति जो भी जो है से श्रद्धा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है से अपने देश के प्रति, किसी भी लोकतांत्रिक देश के प्रति जो है से उसमें शामिल होता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेजनी कौन था जानेंगे। मेजनी कौन था। मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। मेजनी एक साहित्यकार था लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन वह ऐसे देशभक्ति थे, राजनीतिक प्रेमी थे जो क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से भी जुड़ा रहा था। लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। लेकिन वह गणतंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास भी रखता था और गणतंत्रता में भी विश्वास वो रखता था। चलिए आगे है, जर्मनी के एकीकरण की बढ़ाएं जर्मनी के एकीकरण की बढ़ाएं क्या क्या थी। बढ़ाएं नहीं, ये बाधाएं, क्या लिखेंगे, बाधाएं, है ना। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी, है ना। तो आंसर में है जर्मनी के एकीकरण के अनेक बाधाएं थी, अनेक बाधाएं थी, है ना, अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300, वह जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी जो है उसको एकजुट करने के लिए जर्मनी जो है से कम छोटे बड़े 300 राज्यों में बटा हुआ था। और इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। इन सभी राज्यों में जो राज्य कर रहे थे, प्रमुखता थी, उनके शासनकाल में जो थे, उन सभी को अलग अलग सोच था और धार्मिक एवं जातीय रूप से भी एक नहीं थे। सभी राज्यों में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते थे। तो ये जायज बात है कि सब अलग अलग लोग अगर रह रहे हैं, अलग अलग धर्मों का लोग रह रहे हैं, जातियों के लोग रह रहे हैं, समाज के लोग रह रहे हैं, तो अलग अलग धारणाएं होंगी। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन कहता है मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक ही पुरातन व्यवस्था का समर्थन था। कहता है नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी, है ना, उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्य में विभाजित कर दिया। इसी युग को इटली पर अपना प्रभाव, है ना, जमाने को मेटरनिक युग कहते हैं। फिर से मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक ही पुरातन व्यवस्था का समर्थन था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्य में विभाजित कर दिया। इसी युग इटली पर अपना प्रभाव जमाने को मेटरनिक युग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति
फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो कहा जाता है फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी था, है ना। उसने 1840 ईस्वी में है ना गंजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, है ना, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी वाली थी। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीर का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, है ना, और सफलता सुधारवादी रहने लगे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के लिए यही सबसे मुख्य कारण था। वहाँ का फ्रांस का जो है से शासक लुई फिलिप जो थे वो उदारवादी नेता था, लेकिन महत्वाकांक्षी भी था। उसने 1840 ईस्वी में गंजो को प्रधानमंत्री बना दिया, नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी कहलाते थे। राज्य में वह किसी भी सुधार के पक्ष में नहीं था, और वह जो 1840 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने वो अमीरों का साथ पसंद करता था, गरीब लोगों को जो है से वो नापसंद करते थे। इसी के कारण जो है से भूखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। इसी के कारण जो है इसलिए 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। यही मुख्य कारण था, गरीबी और भूखमरी। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए इसको, सब्जेक्टिव है, दीर्घ उत्तरीय। करा इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो आंसर है क्या बोलेंगे, लिखेंगे यहाँ, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर लाइन, बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया इटली के युद्ध में, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ, ऑस्ट्रिया लिखिए, ऑस्ट्रिया, सुधार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया है ना। ऑस्ट्रिया और इटली के युद्ध शुरू हो गया था। 1859 ईस्वी के प्रारंभ हुआ और 18 से 60 तक चला। कहा जाता है कि इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। फ्रांस ने इटली के समर्थन में अपनी सेना उतार दी युद्ध के लिए। कहता है ऑस्ट्रिया बुरी तरह परास्त हुई। ऑस्ट्रिया जो है, फ्रांस जो है से जर्मनी, इटली के तरफ से जो है से क्या हुआ, साथ दे दिया। इसके कारण ऑस्ट्रिया बुरी तरह से क्या हो गया, परास्त हो गया, हार गया। हेलो ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोबार्ड पर पिडमाउंट का अधिकार हो जाने से इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आ खड़ा हुआ। काबुल जो मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था, इतना ही नहीं, रोम को छोड़ संपूर्ण इटली के एकीकरण में काबुल को सफलता मिली। कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया को चुप बैठ जाना पड़ा। जर्मनी का एकीकरण, जब युद्ध हार गया तो ऑस्ट्रिया चुप ही बैठेगा, ये बात जायज है कि जो है जो हारा हुआ सेना रहता है, राजा रहता है और या देश रहता है, वो चुप ही बैठेगा, वो तो युद्ध के लिए फिर तो सामना तो नहीं कर पाएगा। आगे जो है जर्मनी का एकीकरण, कहता 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुने होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी क्षेत्र को जीतकर राइन राज्य की स्थापना किया, का गठन किया। इसी के बाद जर्मन वासियों ने राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने लगी, लेकिन दक्षिणी जर्मनी के लोग एकीकरण के विरोध में थे। जर्मनी में विरोध की स्थापना स्थिति पैदा होने लगी, जिससे ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया। ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया, है ना। बाद में जर्मनी का एकीकरण जो है अपने नेतृत्व में, बाद में
जर्मनी का एकीकरण अपने नेतृत्व में के कारण में करना चाहता था, जिसके लिए वह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगी, जिसके कारण वह अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने लगी। सैन्य शक्ति तथा कूटनीति के चलते जर्मनी के एकीकरण में वह सफल हो गया, जर्मनी के एकीकरण में वह सफल हो गया। और कहता है तथा बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। इस प्रकार इस एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया ही मूल रूप से शामिल था। ऑस्ट्रिया ही मूल रूप से क्या था? शामिल था जर्मनी के एकीकरण में। इस तरह से इस वीडियो को जो है ना समाप्त करते हैं, और जो है इस वीडियो को आप नोट कर लीजिए, है ना, और पढ़ के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाइए। थैंक यू।